क्लॉक के मुतालिक है। हम आज के लेक्चर में सबसे पहले क्लॉक को डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद डिस्क्रीट कंपोनेंट पर मबनी क्लॉक का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और इसके सर्किट को देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्लॉक क्या होती है इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। ऐसा सर्किट जो डिजिटल सिस्टम में सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है और एक मुसलसल पीरियाडिक वेव फराहम करता है, क्लॉक कहलाता है। तो क्लॉक एक रेक्टेंगुलर पीरियाडिक वेव फॉर्म होती है। जिस तरह इंसानी जिस्म में दिल की अहमियत है, इस तरह डिजिटल सिस्टम में क्लॉक की अहमियत है। जिस तरह दिल की फंक्शनिंग के बगैर इंसानी ज़िंदगी का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, इसी तरह क्लॉक के बगैर डिजिटल सिस्टम की फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है। क्लॉक इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ डिजिटल सिस्टम विच प्रोवाइड हार्ट बीट टू डिजिटल सिस्टम। किसी लॉजिक सर्किट को क्लॉक के ज़रिए मिलने वाली पल्सेस क्लॉक पल्सेस कहलाती हैं और ऐसे सर्किट जो इन क्लॉक पल्सेस पे काम करते हैं वो क्लॉक सर्किट या सिंक्रोनस सर्किट कहलाते हैं। अब डिस्क्रीट कंपोनेंट्स क्लॉक क्या होती है इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ऐसे क्लॉक जो अलग-अलग पुर्ज़ाजात को आपस में मिलाकर बनाए जाते हैं डिस्क्रीट कंपोनेंट क्लॉक कहलाते हैं। डिस्क्रीट नाम से ही ज़ाहिर है कि ये ऐसे क्लॉक होंगे जो मुख्तलिफ पुर्ज़ाजात को आपस में मिलाकर बनाए होंगे। तो अब इसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये एक डिस्क्रीट कंपोनेंट की सर्किट डायग्राम है जो 4 रजिस्टर R1, R2, R3, R4, 2 कैपेसिटर C1, C2 और 2 ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 पर मुश्तमिल है। चूँकि ये सर्किट डायग्राम डिस्क्रीट कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, इस वजह से इसको डिस्क्रीट कंपोनेंट क्लॉक कहते हैं। अब ये एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्लॉक है। मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है? मल्टी वाइब्रेटर ऐसा सर्किट होता है जिसके सिर्फ 2 लेवल होते हैं, हाई लेवल और लो लेवल। अब इन दोनों लेवल के दरमियान कोई तीसरा लेवल मौजूद नहीं होता, उसको हम मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है जिसकी दोनों स्टेट सेमी स्टेबल होती हैं। इसकी कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होती, मतलब इसकी एक हाई स्टेट है और एक लो स्टेट है। तो ये अपनी हाई स्टेट और लो स्टेट को स्विच करता रहता है, अपनी किसी एक स्टेट को स्टेबल नहीं रखता। इस वजह से इसको एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सर्किट है, उसके एंड पे हमने एक LED लगाई हुई है। अब वो LED कंटिन्यूस ऑन ऑफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने सर्किट को एक मरतबा ऑन कर दिया तो हमारी LED ऑन ही रही है। अब वो स्विच कर रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। तो इस सर्किट को हम एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट कहेंगे। अब डिस्क्रीट कंपोनेंट क्लॉक के सर्किट को देख लेते हैं और इसकी फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने सर्किट को पावर अप नहीं किया तो हमारे ये दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 ऑफ ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सर्किट को ऑन करते हैं तो अब इन दोनों ट्रांजिस्टर में से एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करेगा। मतलब अगर Q1 कंडक्ट कर रहा है तो Q2 ऑफ होगा, अगर Q2 कंडक्ट कर रहा है तो Q1 ऑफ होगा। ये सर्किट की कुछ इस तरह की डिज़ाइन है कि दोनों ट्रांजिस्टर एक ही टाइम में वर्क नहीं कर सकते, दोनों ट्रांजिस्टर एक ही वक्त में कंडक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर Q2 है वो कंडक्ट कर रहा है और Q1 ऑफ है। अब जैसे ही ये ट्रांजिस्टर अपने सैचुरेशन रीजन में जाएगा, मतलब जैसे ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना शुरू करेगा तो इसका कलेक्टर एमिटर जंक्शन शॉर्ट हो जाएगा। तो जो पॉइंट B का पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट हो जाएगा। अब चूँकि ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा तो पॉइंट A का पोटेंशियल हाई होगा। हम इसके पोटेंशियल को VCC के बराबर कह सकते हैं। अब चूँकि कैपेसिटर ये पासिव प्लेट VCC के साथ कनेक्टेड है तो हमारा ये कैपेसिटर R1 के रास्ते Q2 के बेस एमिटर जंक्शन के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसी दौरान
C2 की जो पॉजिटिव प्लेट है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इसने जो पहले एनर्जी जमा की थी वो अपनी एनर्जी को इस डिस्चार्ज जो हमारा रजिस्टर है R2 इसके अक्रॉस डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। जब ये कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये अपनी मुखालिफ सिमत में इस Q2 के कलेक्टर एमिटर जंक्शन के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज होते होते जैसे ही अब इस पॉइंट की वैल्यू 0.7 वोल्ट तक डिस्चार्ज होगा, तो क्योंकि ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, इसमें जो बेस एमिटर जंक्शन है, बेस एमिटर जंक्शन एक सिलिकॉन डायोड है। सिलिकॉन का वैल्यू 0.7 वोल्ट होता है कि मिनिमम जैसे 0.7 से एक्सीड करेगा तो हमारा बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो जैसे ही इस पॉइंट पर चार्ज की मकदार 0.7 वोल्ट होती है तो Q1 का बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो अब हमारा Q1 ऑन हो जाता है और जैसे ये मुकम्मल सैचुरेशन रीजन में जाता है, मतलब मुकम्मल कंडक्शन स्टेट में जाता है, तो पॉइंट A का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाता है। तो अब कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाती है और इसकी जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट की वजह से इस जो Q2 की बेस है इस पर नेगेटिव वोल्ट अपीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर अपनी कंडक्शन फ़ौरन स्टॉप कर देता है और C1 इस डिस्चार्ज रजिस्टर R3 के क्रॉस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और हमारा जो C2 है वो R4 के रास्ते Q1 के बेस एमिटर जंक्शन के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब ये C1 इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होते होते कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है। जब ये कंप्लीट डिस्चार्ज होता है तो ये फिर अपनी मुखालिफ सिमत में इस Q1 के कलेक्टर एमिटर जंक्शन के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप इस पॉइंट पर चार्ज की मकदार 0.7 वोल्ट होती है तो Q2 का बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो अब फिर से Q2 कंडक्शन स्टेट में आ जाता है। कंडक्शन स्टेट में आने से पॉइंट B का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाता है। अब C2 की जो पॉजिटिव प्लेट है फिर से ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गई है, लेकिन इसकी जो नेगेटिव प्लेट है इसकी वजह से Q1 की बेस पे नेगेटिव सिग्नल अपीयर हो जाता है और Q1 फ़ौरन ऑफ हो जाता है। जैसे ही ऑफ होता है तो पॉइंट A का पोटेंशियल हाई हो जाता है और हमारा रजिस्टर और हमारा ये कैपेसिटर R1 के थ्रू फिर से Q2 के बेस एमिटर जंक्शन के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाता है और C2 ने जो अपनी एनर्जी पहले चार्जिंग के दौरान जमा की थी वो इस R2 के क्रॉस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। डिस्चार्ज होते होते जैसे ही इसकी वैल्यू 0 पे पहुंचती है तो ये कैपेसिटर अपनी मुखालिफ सिमत में इसी Q2 के कलेक्टर एमिटर जंक्शन के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही इस पॉइंट पर वोल्टेज की मकदार 0.7 वोल्ट होती है तो फिर से Q1 ऑन हो जाता है। अब जैसे ही ऑन होगा तो फिर से इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा और पॉइंट B का पोटेंशियल हाई हो जाता है। इस तरह ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सिलसिला जारी रहता है और हमारी आउटपुट है वो कुछ इस तरह से अपीयर हो जाती है। मतलब पहले हमारी जो आउटपुट है वो 0 है, तो फिर से हाई हो गई है, फिर से लो हो गई है, फिर से हाई हो गई है। तो अब इसका जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम है, मतलब हमारी जो आउटपुट आ रही है इसका जो टाइम पीरियड है वो वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है रजिस्टर की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू पे। अगर ये रजिस्टर की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर इस रजिस्टर की इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर इस कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है तो ये कैपेसिटर देर से चार्ज होगा और देर से डिस्चार्ज होगा। तो हमारी ये जो क्लॉक बन रही है इसका टाइम पीरियड इस तरह वेरी कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 555 टाइमर को देखेंगे और इसका जो मोनोस्टेबल सर्किट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।